हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो 5th चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट करे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। ठीक है, आई होप सो कि ये सारे जो हमारे 11 क्वेश्चन हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। अब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं, जो कि कंटिन्यूस में स्टार्ट हो रहा है विद आवर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, so there is a downward trend in inequality worldwide with a rise in the average education levels. Comment. देखो, अभी तक हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से या फिर हेल्थ से, राइट। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना है तो एजुकेशन और हेल्थ बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ में जो दूसरे सोर्सेज है वो भी आ ही जाते हैं। तो मेनली जो इस चैप्टर का फोकस है, या इस चैप्टर में मेनली जो हमें 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखने, वो कौन कौन से हो गए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो उसमें स्किल्स होंगी तो उसको काम मिलेगा तो उसकी जो वो जो पुअर है तो उसकी इनकम रेज होगी तो हमारी कंट्री से पॉवर्टी खत्म होगी। इनकम रेज होगी तो इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम जो है वो भी कम होगी, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम लोग देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या, कि वो कम हो रही है, राइट। कोई चीज ऐसे हम डाउनवर्ड में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो कम हो रही है। अगर हम बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड तो मतलब क्या, कि इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो यहां पर बोला गया है कि इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है जैसे जैसे एजुकेशन लेवल में हम लोग देख रहे हैं कि राइज हो रहा है। तो इस पर कमेंट कीजिए। तो सिंपल सी चीज है ना, ये तो हम आराम से समझ सकते हैं कि अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो उसके अंदर स्किल्स भी होंगी, राइट। उसने स्किल्स भी गेन की है, उसके अंदर क्या है, नॉलेज है, वो किसी वर्क को परफॉर्म कर सकता है, वो जो है न्यू जो चेंजेस है उसे एक्सेप्ट कर सकता है, वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क कर सकता है, उसमें वो सीख सकता है। तो इसकी वजह से इसे क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, राइट। इसे प्रॉपर वर्क मिला। एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से क्या हुआ, एक पर्सन की जो इनकम है वो राइज हुई, राइट। अब अगर इनकम राइज होगी तो अल्टीमेटली जो आपका इनइक्वालिटी वो कम होगी। अब वो कैसे होगी, तो देखो सिंपल सी चीज है, कोई ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब कोई पुअर पर्सन है जो कि यहां पर लाई कर रहा है, और एक रिच पर्सन ले लेते हैं जो कि यहां पर है। एट प्रेजेंट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ इतना हम लोग देख सकते हैं, इस लाइन के थ्रू ही हम समझ लेंगे, ठीक है। ये इतना हमें डिफरेंस दिख रहा है। अब ये जो पुअर पर्सन है, ये इसे हमने क्या किया, एजुकेटेड बनाया, ठीक है। एजुकेटेड बनाया, इसकी वजह से इसमें स्किल्स नॉलेज आई तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिला। तो अब जो है उसकी इनकम जो है वो राइज होना स्टार्ट हो रही, ठीक है। तो इनकम राइज हो रही है तो अल्टीमेटली ये जो पर्सन है जो कि यहां पर लाई कर रहा है, ये थोड़ा अबव गया, मान लो यहां तक पहुंचा, ठीक है। इसकी इनकम जो है वो यहां तक गई। तो अब देखिए, ये जो आपकी ब्लू लाइन हम लोगों ने अभी ड्रॉ की थी और ये जो ब्लैक लाइन है, दोनों में डिफरेंस है। ये वाली लाइन हमें बता रही है कि अब जो डिफरेंस है वो कम है और इसमें डिफरेंस ज्यादा था। और अगर ये कंसिस्टेंट राइज होती रही तो एक जो पर्सन है वो पॉवर्टी लाइन के अबव भी आने लगेगा, राइट। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर जो इनइक्वालिटी है वो हमें कम होती हुई दिख रही है। तो एजुकेशन की हेल्प से ये होगा ही, बिकॉज एक एजुकेटेड पर्सन को इजीली वर्क मिलेगा, बिकॉज उसके पास में स्किल्स है, उसके पास में नॉलेज है, ठीक है, एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। यही सेम जो पुअर पर्सन है, अगर इसे हम एजुकेट नहीं करवाते, अगर इसके अंदर स्किल्स नहीं होती तो वो कोई कैजुअल वर्क करता, हो सकता है कभी कभार, मतलब फुल ईयर उसे वर्क ना मिल रहा हो, सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए वर्क मिल रहा हो, तो वो उसकी वो जो पुअर है वो पुअर ही रहता, उसकी इनकम जो है उसमें हम कंसिस्टेंट राइज देखने को नहीं मिलता हमें, राइट। तो जब ये राइज नहीं होती तो ये जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है ये भी कम नहीं हो पाता। लेकिन बिकॉज उसे हमने एजुकेशन दी तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, और इसी की वजह से जो है हम देख पा रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है हमें, जो आपकी इनइक्वालिटी है उसमें जैसे जैसे एजुकेशन लेवल इंक्रीज होता है वैसे, ठीक है। अब ये आई होप सो कि पूरा कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसे हमें सिस्टमैटिकली लिखना कैसे, ओके, वो देख लेते हैं।
So theoretically there is a negative relationship between education level and degree of inequality. This relationship has been practically established across the world in recent decades. अब theoretically तो ये चीज बिल्कुल सही है कि education level और degree of inequality में क्या है, negative relationship है. Negative relationship का मतलब क्या है कि education जो है अगर हम उसे increase कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एजुकेशन है अगर ये इंक्रीज हो रही है तो जो इनइक्वालिटी इन इनकम है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, अगर एजुकेशन डिक्रीज हो रही है तो जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होगी. तो ये चीज जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को वो पूरा समझाया कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है उसे आराम से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उससे उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी. तो बस वही चीज कि अगर एजुकेशन इंक्रीज होगा तो इनइक्वालिटी कम होनी ही है. ओके, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ा है, लेकिन अब वो चीज हम लोग प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं. ये चीज अब प्रैक्टिकली भी देखने को मिल रही है हमें कि एजुकेशन और इनइक्वालिटी इन इनकम जो है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. ओके, education not only imparts technical skills but also at the same time enhances productivity of a person. ठीक है, एक जो एजुकेशन है उसकी हेल्प से एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और उसकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी चीज है. देखो एक सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, हम ज्यादा बड़ा एग्जांपल ना लें, कंप्यूटर एफिशिएंसी अगर हम देखें, एक एजुकेटेड पर्सन को लाओ, एक अनएजुकेटेड पर्सन को लाओ और उनके सामने एक कंप्यूटर रख दो. ठीक है, दोनों को कोई नॉलेज नहीं है, दोनों ने आज तक जो है कंप्यूटर नहीं चलाया, नहीं ऑपरेट किया है, फिर भी जो एजुकेटेड पर्सन है वो उसे ज्यादा अच्छे से ऑपरेट करेगा एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, बिकॉज उसने पढ़ा है. आपकी जो पूरा करिकुलम होता है उसमें आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हो, आप लोग का सब्जेक्ट होता है, तो उसने पढ़ा है, उसे नॉलेज है कि कैसे वर्क करता होगा ये, राइट. उसमें जो ABCD लिखे हैं वो समझ सकता है, उसकी हेल्प से वो आगे फर्दर देख सकता है. ठीक है, कोई भी एक ऑपरेशन होता है तो वो मतलब कि आप कुछ भी चीज कर रहे हो आपके कंप्यूटर पे तो उसमें आप लोगों से डिफरेंट परमिशंस मांगी जाएंगी, डिफरेंट जो है आप लोगों को अलर्ट्स भी दिए जाएंगे अगर कहीं पे जरूरत होती है तो, राइट. तो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको क्या कैंसिल करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, ये एक एजुकेटेड पर्सन को समझ में आएगा, अनएजुकेटेड को नहीं आएगा. तो एक एजुकेटेड पर्सन जो है उसकी स्किल्स तो डेवलप होती है, साथ साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है. अब प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस हो गई, सिंपल सी चीज है, वही कंप्यूटर वाला अगर हम एग्जांपल ले तो उसमें एक पर्सन जो कि अनएजुकेटेड और एक एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड वाला ने समझ लिया कि उसको चलाना कैसा है, उसके बाद में वो उस पर वर्क कर लेगा. अनएजुकेटेड वाला जो है वो उस पर उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, राइट. उसे जो है जैसे कि एक सिंपल सी चीज है, अगर हमने कोई टाइपिंग वर्क दिया तो जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसे पहले देखना पड़ेगा वो जिस भी पर्टिकुलर चीज से टाइप कर रहा है कि वो स्पेलिंग जो है वो एक एक वर्ड देखें हम कि सब सही हो रहा है या नहीं. जो एजुकेटेड है उसे इतना नॉलेज तो है, कुछ स्पेलिंग्स नहीं भी आती लेकिन फिर भी कुछ तो आती है, तो हर एक चीज को देखने की जरूरत नहीं होगी उसे, राइट. तो प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. An educated person endowed with higher productivity and efficiency enjoys relatively higher income earning capacity. बिल्कुल सही बात है. अब यही सेम एग्जांपल एक अनएजुकेटेड और एजुकेटेड को हमने जो लिया तो ज्यादा अच्छी सैलरी किसे देंगे, अगर वर्क के बेसिस पर सैलरी दी जा रही हो तो ज्यादा अच्छी सैलरी किसको मिलेगी, ऑब्वियस सी चीज है जो एजुकेटेड है, राइट, बिकॉज उसने ज्यादा अच्छा काम किया एज कंपेयर टू एन एजुकेटेड पर्सन. तो सेम चीज जो एजुकेशन होती है वो एक पर्सन की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो इंक्रीज की, वो एनहांस की, तो उसके एनहांस होने के साथ साथ में उसकी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, वो राइज हुई. मतलब कि अब वो ज्यादा से ज्यादा जो इनकम है वो अर्न कर सकता है. ठीक है, तो इनकम ज्यादा अर्न करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो रिड्यूस होगी. ओके, The higher income earning capacity and greater acceptability of modern techniques raise the standard and quality of living. Okay, I hope कि ये वाली लाइन तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी. Distribution of income has become less skewed and gap between the rich and poor has been narrowing slowly. ठीक है, जो distribution of income है स्टूडेंट्स वो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा अनइवन है. मतलब कि कहीं पर बहुत सारे
ही आपको इनकम दिखेगी, कहीं पर आपको कोई इनकम नहीं दिखेगी लोगों की, राइट। आपकी कंट्री में अल्ट्रा रिच भी है और आपकी ही कंट्री में बहुत ज्यादा पुअर लोग भी हैं जिन्हें 2 टाइम का जो मील है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम हो रहा है, ये डिफरेंस जो है ये अब हम बोल सकते हैं कि ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी एक जैसे सेटल हो रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज लोगों को एजुकेशन मिल रही है। तो अब जो है उनमें स्किल्स डेवलप हो रही है, स्किल्स डेवलप हो रही है तो अल्टीमेटली उनकी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और जब इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ये जो रिच और पुअर के बीच का गैप है ये नैरो होगा। ओके, हम ये नहीं बोल रहे कि ये बिल्कुल मैच हो जाएगा कि अच्छा सब उतने अल्ट्रा रिच बन गए, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो कंट्री है उसमें पावर्टी तो नहीं रहेगी। ओके, इतना तो हो जाएगा कि यहाँ पर लोगों को, हर एक पर्सन को 2 टाइम्स का जो मील है एक दिन में वो अच्छे से प्रॉपर मिल रहा है, जितनी कैलोरी इनटेक की जरूरत है वो उन्हें मिल रही है। तो ये सब जो है ये एजुकेशन की हेल्प से ही हो सकता है। ओके, gradually the importance of education is being realized worldwide and consequently governments of different countries have been investing heavily in the education sector। और इसीलिए जो है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो पर दिख रहा है कि ये चीज है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है हर एक कंट्री की वो अपने अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, लोगों को एजुकेट बना रही है। ओके, with the rise in average education levels, not only inequality but also other problems like poverty, underutilization of resources and inferior standards and quality of life have been minimized। ठीक है, जो ये एवरेज एजुकेशन लेवल में राइज है इससे सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी कम नहीं हुई बल्कि दूसरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई है। तो दूसरी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली चीजें सॉल्व होनी है, पावर्टी सॉल्व होगी, ये जो गैप है ये नैरो हो रहा है। ओके, ये जो इनइक्वालिटी ये कम हो रही है। तो अल्टीमेटली यही चीज तो बता रहा है कि जो पुअर है वो भी रिच बनता जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो रिच है वो पुअर बन रहा है, पुअर है वो रिच बन रहा है। ठीक है, बिकॉज जो पुअर है उसे भी एजुकेशन मिल रही है, तो अब जो वो है उसकी एक इनकम अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से वो रिच बन रहा है। ओके, इसको उल्टा मत ले लेना है कि जो रिच है वो पुअर बन रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो पावर्टी भी इससे हटी, जो रिसोर्सेज जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, ओके, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? रिसोर्स है। ह्यूमन एक पर्सन क्या है? रिसोर्स है, राइट। मैं एक रिसोर्स हूं, मेरे हेल्प से ओके जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। ठीक है, मैं अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर मैं वर्क कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, अगर मेरा प्रॉपर, मैं अपने आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही हूं तो जो प्रोडक्ट है उस जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है फाइनल जो हमें मिलते हैं वो रेज होंगे, राइट। अगर मैं खुद का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रही हूं तो वो नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, हर एक पर्सन में स्किल्स होती है, हर एक पर्सन में टैलेंट्स होते हैं। ओके, ये मैटर नहीं करता कि आप किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक पर्सन में स्किल्स होती है। और ये चीज तो आप लोगों में सुनिए कि हर एक पर्सन में हिडन टैलेंट होता है, बस वो यही समझ नहीं आता कि हमें हिडन टैलेंट है क्या। ये तो एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है सबका कि हमारे अंदर क्या है। तो ठीक है, वो आप लोग डिस्कवर करते रहना जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन हर एक पर्सन में टैलेंट्स होते हैं। अब बात यह आती है कि जो लोग एजुकेटेड बन जाते हैं उनको उनकी जो स्किल्स होती है वो दिखाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसलिए उनका, जो लोग एजुकेटेड है उनका तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट जो लोग पुअर हैं, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो लोग जो है इस कंट्री की ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो वो जो पर्सन्स हैं वो भी तो रिसोर्सेज ही हैं, वो रिसोर्सेज क्या रह रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड रह रहे हैं। आज हमारी कंट्री में जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, अगर पूरी पॉपुलेशन वर्क करे टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ में क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग तो बहुत वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसको ग्रो करवाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो ये जो अंडर
ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, ये खत्म होगा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये एजुकेशन की हेल्प से, एक पर्सन को एजुकेटेड बनाने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक, आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो है वो हमसे एक ही पर्टिकुलर आंसर की डिमांड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने एजुकेशन का, तो ये अल्टीमेटली हमें बताना वही था कि एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस उसे थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन है उसको फ्रेम करने का जो वे है वो चेंज कर दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। बाकी आंसर जो है वो वही था, सेम ही था। थोड़े से जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम करने में वर्ड्स थोड़े इंटरचेंज किए, वैसे हमने भी थोड़े से इंटरचेंज कर दिए। बाकी कुछ भी इसमें न्यू नहीं था। आई होप सो कि वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। फिर से वही सेम क्वेश्चन, क्या है रोल ऑफ एजुकेशन, बताओ भाई। जो अभी तक बताते हैं वही वापस बताना है कि एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन कैसे हेल्प कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अल्टीमेटली कैसे कर रही है। आई होप सो कि आप लोगों को अब तो बहुत अच्छे से पता है ही। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। हमारे जो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इसी में हम लोगों ने 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर बेस्ड थे, वो हम लोगों ने सॉल्व किए। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि अब आपको इसमें लिखना क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग आंसर पर जंप करते हैं। सो इम्पार्ट्स क्वालिटी स्किल्स एंड नॉलेजेस। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या कर रहा है एजुकेशन, क्वालिटी स्किल्स और नॉलेज जो है वो एक पर्सन में इम्पार्ट कर रहा है। वो एक पर्सन में जो है एक पर्सन की ये जो स्किल्स है वो एनहांस हो रही है। ठीक है, एजुकेशन मिला तो एजुकेशन से नॉलेज तो मिलना ही है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ पढ़ते आता है, एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको पढ़ते आता है, आप उसे समझ भी सकते हो और आपको नॉलेज भी है बाकी चीजों की। ठीक है, उसे हम एजुकेशन बोलते हैं। सिर्फ जो पढ़ते आता है उसे हम लिटरेट बोलते हैं। तो लिटरेट और एजुकेटेड होने में क्या डिफरेंस है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। लिटरेट होना मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जो है, एटलीस्ट एक लैंग्वेज जो है वो आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो। और एजुकेटेड होने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है नॉलेज होना, ठीक है, आपके अंदर ज्ञान होना, उसे हम एजुकेटेड होना बोलते हैं। ये जो लिखा है ये पढ़कर आप समझ सकते हो, इसे एजुकेशन बोलते हैं हम। ठीक है, इसे एजुकेटेड होना बोलते हैं। तो एजुकेशन से क्वालिटी स्किल्स आती है और नॉलेज आती है एक पर्सन में। ठीक है, जैसे कि वो एग्जाम्पल कंप्यूटर वाला हम लोगों ने लिया, वो एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ बिकॉज वो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है जिसे कि हम लोग एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारा कंप्यूटर वाली एग्जाम्पल था, तो सेम उसमें क्या था कि एक पर्सन में स्किल्स डेवलप हो गई, एक पर्सन को नॉलेज है कि कैसे इसे वर्क करते होंगे हम इसमें। ठीक है, तो वो ये किसकी हेल्प से हुआ, एजुकेशन की हेल्प से हुआ। तो एजुकेशन की हेल्प से एक पर्सन की जो स्किल्स है वो एनहांस हुई, एक पर्सन में जो स्किल्स है वो डेवलप हुई। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग जब छोटे रहते हैं, तो जब हम छोटे रहते हैं, जब तक हम स्कूल नहीं जाते तब तक हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग जो है गेम्स वगैरह ही खेलते रहते हैं, राइट। जो बच्चे होते हैं वो यही करते हैं। तो वो गेम्स खेलते हो तो क्या वो बहुत हाई लेवल के गेम्स खेलते हैं क्या, कि अच्छा हम बैडमिंटन खेल रहे हैं या हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल बच्चों टाइप वाले जो गेम्स होते हैं वही खेलते हैं। एक जो चाइल्ड है वो स्कूल गया, स्कूल में उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, उस एनवायरनमेंट से वो ऑब्जर्व करता है, उस एनवायरनमेंट से वो जो है स्किल्स डेवलप करता है, फिर वो नॉलेज भी गेन करता गया जैसे जैसे उसकी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी उसका सिलेबस था। ओके, अब अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे कैसे पता चला कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, बिकॉज उसने वो स्पोर्ट्स अच्छे से प्रॉपर वे में खेल के देखे, राइट। तो प्ले किया उसने, वो तो हो सकता है वो स्कूल में प्ले किया। अब ये केस भी होता है कि आप ये बोल सकते हो कि मैम जो अनएजुकेटेड होते हैं वो लोग भी तो गेम्स खेलते हैं। तो यस, वो लोग भी गेम्स खेलते हैं,
लेकिन आप उनमें और उनमें देखना जो रूल्स वगैरह किसे ज्यादा पता है, ये सारी जो नॉलेज है ना, ये एक एजुकेटेड पर्सन में ज्यादा होगी। क्या एक प्रॉपर वे है किसी भी गेम को प्ले करने का, ये सारी चीजें एक एजुकेटेड पर्सन में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है, हाँ एक्सेप्शनल केसेस हर एक चीज में होते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर मेरी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिएगा। ओके, ये जनरल हम लोगों ने मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया है ताकि आप लोग थोड़ा सा एक ब्रॉड वे में समझ सको। तो कौन सी स्किल्स किस में अच्छी है, ये आप लोग जब एजुकेशन गेन करते हो तब आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, जैसे कि जो आपकी स्कूल्स है उसमें क्लासेस में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, फिर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में पहुंचते हो तो कैप्टन्स बनाए जाते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैप्टन्स होते हैं, दैट इज कैबिनेट मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो किसे बनाया जा रहा है, कौन उस पर्टिकुलर चीज में जो है अपना उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। ओके, जैसे कि अगर आप खुद अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हो तो कौन खुद जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि आप में लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, राइट। ये आपका एक अंदर की जो एक स्किल है वो डेवलप कर रहा है। उसके बाद में आप जो हो पूरी स्कूल के सामने जाकर कोई भी एक स्पीच दे रहे हो, तो ये क्या बता रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है। आप नहीं दे पा रहे हो, आप आपकी क्लास में कुछ नहीं बोलते हो, तो वो बता रहा है कि वो पर्टिकुलर स्किल आप में नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल्स कैसे आप लोगों को पता चलती, जब आप आपकी स्कूल जाते हो, आप सारी चीजों को समझते हो, तो ये जो स्किल्स है वो आप में डेवलप होती है। ठीक है, तो जो एजुकेशन है वो क्वालिटी स्किल्स जो है वो देता है, वो इम्पार्ट करता है एक पर्सन में, और नॉलेज भी इम्पार्ट करता है। और आप लोगों ने देखा होगा आपकी टीचर्स को, जो बहुत ही शांत रहने वाला स्टूडेंट होगा, जो किसी भी चीज में पार्ट नहीं लेता होगा, उसे वो लोग फोर्स करते रहते हैं कि तुम भी आगे आओ, राइट। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ बैठना ही है। तो ये क्यों है, ताकि हर एक पर्सन जो है उसकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो, और जब ये स्किल्स डेवलप होगी तो ये इन फ्यूचर जो है जब आप लोग कहीं पर एम्प्लॉयमेंट ढूंढोगे, वर्क ढूंढोगे, तो ये सारी स्किल्स जो है वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, डेवलप्स मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज डेवलप करता है। आप मेंटली मतलब कि आप जो हो अब ज्यादा अच्छे से कोई भी एक डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो एनहांस होती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। आप जो हो एक अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस देख सकते हो, और उन सोल्यूशंस में से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये एजुकेशन की हेल्प से होता है। सिंपल सी चीज, सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के सामने अगर मैं इसका रखूं कि क्या प्रॉब्लम होगी और उसका क्या सोल्यूशन होगा, तो आपके करियर को लेकर। ठीक है, अभी आप लोग आए 11th-12th में, अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस थे, आपके पास में था एक साइंस स्ट्रीम, एक थी आपके सामने कॉमर्स स्ट्रीम, और एक थी आपके सामने ह्यूमैनिटीज। ओके, ये तीन मैंने ब्रॉडली ली है, इसके अलावा भी होंगी, तो ये तीन थी। अब इसमें से आपको कौन सी चूज करना है, ये कौन डिसाइड किया, आप किए या आपके जो भी वेल विशर्स होंगे, आपको जो भी गाइड करते होंगे, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम साइंस ले लो बिकॉज यू आर गुड इन दैट, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट है इसलिए ले लो, देन कॉमर्स ले लो या ह्यूमैनिटीज ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, योर इंटरेस्ट एंड योर एबिलिटीज। आप लोगों ने जो है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड किए। अब मान लीजिए डिसाइड किया कॉमर्स, ठीक है, अब कॉमर्स में हमारी 11th-12th तो हो गई, अब आगे क्या करना है ये डिसाइड हमने किया नहीं था। ठीक है, अब आगे करना क्या है, तो अब फिर से आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, सीए, सीएस, देन आपको कोई बीकॉम करना है, बीबीए करना है, ओके, मार्केटिंग सेक्टर में जाना है या स्टाफिंग सेक्टर में जाना है, मतलब कि एचआर वाले में जाना है, किस पर्टिकुलर सेक्शन में आप वर्क करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है अब आप इसके बाद में चूज करोगे कि आपको क्या करना है। तो अल्टीमेटली आपके सामने जब इतने सारे ऑप्शंस है तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये आपकी लाइफ का सवाल है। एक बार हम लोगों ने जो डिसीजन ले लिया उसे हम वापस रिपीट नहीं कर, उसे हम वापस चेंज नहीं कर सकते, चेंज करते हैं करने वाले, लेकिन उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने
कॉमर्स ले लिया, लेकिन फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे तो ना डॉक्टर बनना था, तो अब आप इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हो। अब आप वापस 11th में जाओगे, फिर साइंस लोगे, ये सारी जो इतनी बड़ी प्रोसेस है ये कोई भी नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे कि हम इसी में से जो बेस्ट है वो चूज कर उसी में सेटल हो जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है ये एक प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहाँ जाना है। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपकी मेंटल एबिलिटी एनहांस हो गई है, मेंटल एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, तो आप उसकी हेल्प से जो हो पर्टिकुलर जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसका सही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एजुकेशन की हेल्प से हुआ, बिकॉज अब आपके पास में डिफरेंट चीजों की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आप रिसर्च कर सकते हो, आप समझ सकते हो, आपको खुद में समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज स्टूडेंट्स आपकी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है ओके वो चेंज हो रही है, वो वैसी नहीं है जो आज से 15, 20, 30 साल पुरानी थी। ओके तो ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हम अगर खुद की लाइफ पर देखें तो जब हम बॉर्न हुए थे तब ये जो आपकी सोसाइटी है कुछ और थी, और आज की डेट में ये कुछ और है, और आने वाले 10 सालों में ये कुछ और होगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो ये चेंजेस नहीं आ पाते, और चेंजेस अगर नहीं आते तो आपकी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो पाती। सिंपल सी चीज है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन ये जो चेंज है ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो फालतू के ट्रेडिशंस हैं उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, हम वो जो ट्रेडिशन है उससे मॉडर्न बन रहे हैं। पहले मेल फीमेल में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी, आज वो इनइक्वालिटी जो है वो कम हो गई है। ये नहीं बोल रही मैं कि बिल्कुल खत्म ही हो गई है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस सम ईयर्स या सम डिकेड्स। आज की डेट में ये जो इनइक्वालिटी है बहुत कम है। तो ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये एजुकेटेड पर्सन जो है वही ला सकता है। आज भी अगर आप जाओगे किसी एक अनएजुकेटेड पर्सन के पास में और उससे ये सेम चीज गर्ल और बॉय में डिफरेंस पूछोगे तो वहां पर आप लोगों को इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन वही चीज आप कोई एजुकेटेड फैमिली के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, दोनों हमारे बच्चे हैं, गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये मॉडर्नाइजेशन, ये जो चेंज है ये एजुकेशन से ही हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप सो कि ये जो थर्ड पॉइंट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज इरेडिकेट स्क्वीड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बता रहा है कि जो आपका अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो जो है इरेडिकेट किया जाता है उसको विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हेल्प करता है कि जो आपकी कंट्री में आप लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी दिख रही है इनकम में, वो कम हो जाएगी। जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी कैसे कम की जाती है, तो बस वही जो है वो इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन होने वाला है। वो इस पॉइंट का हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो उसमें समझ लिया है हमने। ओके, सो रेजेस स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा ये? एजुकेशन मिली स्टूडेंट एक किसी भी पर्सन को, तो एजुकेटेड होने के साथ साथ में उसकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो रेज होगी। ओके, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट से उसकी जो इनकम है वो राइज होगी। राइट, इनकम राइज हो रही है तो अल्टीमेटली एक पर्सन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा। राइट, जैसे कि जब तक एक पर्सन के पास में इनकम नहीं थी तो वो क्या कर रहा था कि सिर्फ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक नीड्स हैं ओके वो फुलफिल की जा रही है। जो और बेसिक नीड्स के अलावा भी जरूरी नीड्स और भी होती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक नीड्स हो गई। ठीक है, तो सिर्फ वो कंप्लीट की जा रही थी। जैसे कि क्या हम बोल सकते हैं, एक घर होना ये एक बेसिक नीड है। ओके, जैसे कि एक रूम है आपका, अगर आप पुअर लोगों में देखोगे तो आपका जितना बड़ा एक रूम होगा, मतलब कि अगर मैं एक नॉर्मल साइज बोलूं कि एक रूम है हमारा, ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो रूम है इसमें उनकी एक फैमिली रिसाइड कर सकती है। इसी रूम में एक थोड़ा सा पार्टीशन करके उनका किचन हो जाएगा,
ओके। वॉशरूम जो है वो तो कहीं बाहर हो जाता है उनका, यूजुअली घर के अंदर तो नहीं देखने को मिलता है। और यहीं पर ही अगर उन्हें और पार्टीशन करना है तो इसी रूम के वो और एक आध पार्टीशन कर लेंगे। नहीं करना है तो सिर्फ वहां पे किचन हो गया और ये एक पर्टिकुलर रूम हो गया उनका, और इसमें वो उनकी जो पूरी फैमिली है वो रिसाइड कर सकती है, फैमिली ऑफ 6 to 7 पीपल। ओके, जो कि हम लोगों को नॉर्मली एक रूम में इतने लोग तो हम नहीं एक साथ में रिसाइड कर सकते, 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन वो लोग रिसाइड कर लिए। तो ये एक घर होना एक बेसिक नीड है। लेकिन अब इस चीज को मैं क्या बोलूंगी कि इनके पास में घर है, तो इनकी जब ये लोग पुअर थे तो ये नहीं सोच रहे थे कि हमें अपना घर अच्छा करना है, ये क्या सोच रहे थे कि सिर्फ हमारी जो सर्वाइवल है वो हो जाए, ठीक है, इतने जगह में हम लोग रह तो पा रहे हैं इतने लोग, राइट। अब जब अगर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर फैमिली है इसी के किसी पर्सन की जो इनकम है वो राइज हुई, ठीक है। अब जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली अगर वो कंसिस्टेंट इंक्रीज है तो वो ये सोचेगा कि अब इस पर्टिकुलर घर का भी थोड़ा सा रिनोवेशन कर लिया जाए। जैसे कि ये ठीक है, ये रूम वूम ठीक है, इसके अलावा एक और उन्होंने क्या बना लिया, एक और रूम बना लिया, अगर जरूरत लगी और धीरे धीरे करके और रूम बना लिया, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हुआ। अब ये जो 6-7 पर्सन है, ये जो 6-7 पीपल हैं, उन्हें एक ही रूम में रिसाइड नहीं करना पड़ रहा, वो दूसरे रूम में भी रिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि अब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हुई। तो ये जो है ये एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, या हम बोलेंगे जो एजुकेशन है, वो एक पर्सन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज कर सकती है, वो रेस कर सकती है। इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट किस चीज में बोल रहे हैं? आपकी स्कूल में कोई प्रोग्राम है उसके पार्टिसिपेशन रेट की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। किस चीज की? कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। पार्टिसिपेशन हम बात कर रहे हैं कंट्री की ग्रोथ में, ये जो ग्रोथ है उसमें बात कर रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे कंट्री को ग्रो करवाने में। ये कैसे होगा? ये सिंपल सी चीज है, पर्सन को एजुकेशन दी गई, पर्सन एजुकेटेड बना, उसमें स्किल्स डेवलप हुई, तो अब उसकी वजह से उसे जो है काम मिल रहा है, दैट इज वो अब एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड है तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो भी लोग काम कर रहे हैं वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। मैं वर्क कर रही हूं अगर, ओके, तो मैं खुद के लिए वर्क कर रही हूं कि मेरी इनकम इंक्रीज हो, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या आ रहा है कि ये जो कंट्री है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो है, अगर सब लोग अगर काम करेंगे, सब लोग अगर एम्प्लॉयड होंगे, तो अल्टीमेटली आपकी जो कंट्री की ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और आपकी जो कंट्री की ग्रोथ में लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज होगा। ओके, वन सोल्यूशन फॉर अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये भी पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमने अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में इसको भी कवर कर ही लिया था कि एजुकेशन जो है वो एक सोल्यूशन है दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए। कौन सी दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सब क्या है? ये सब इसी से रिलेटेड है। अगर एजुकेटेड एक पर्सन बनेगा तो अल्टीमेटली उसे अगर एम्प्लॉयमेंट मिला, ओके, जो पुअर लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उनकी जो स्किल्स है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने से उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो अल्टीमेटली उनकी जो पुअर है वो अब उतने पुअर नहीं रहेंगे। मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल रही कि अच्छा आप किसी पुअर पर्सन को पढ़ा दिया, अब उसे काम मिल गया तो वो बिल्कुल रिच बन गया, नहीं, लेकिन वो उतना पुअर भी नहीं रहेगा जितना वो था, राइट। उसके पास में वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अब देख सकता है, वो अब समझ सकता है कि उसे कौन सी पर्टिकुलर सेक्टर में जाना चाहिए, उसे कहां पर काम करना चाहिए, जिससे कि उसकी इनकम वो और ज्यादा इंक्रीज कर सके। अब ये एजुकेशन मिलने के बाद में ये चीज एक पर्सन पर डिपेंड करती है कि वो अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, वो अपना जो ये पूरा इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है उसे कैसे यूटिलाइज कर रहा है और बेस्ट पॉसिबल वे में उसका उसे रिजल्ट मिले। ओके, तो ये कुछ हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के, रोल है एजुकेशन के, जो कि एक कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है वो एक कंट्री को ही डेवलप करेगी। एक पर्सन अगर आपकी कंट्री का जो है वो ग्रो कर रहा है तो वो पर्सन की ग्रोथ के साथ साथ में आपकी जो कंट्री है वो भी ग्रो करेगी। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो अभी हम पढ़ के आए वही चीज है, बस डिफरेंस क्या हो गया, फिर से वही चीज कि क्वेश्चन को फ्रेम करने का वे जो है वो बदल दिया, आंसर वही सेम होने वाला है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे हैं वो ऑलमोस्ट सब एक दूसरे के जैसे हैं, बस क्या किया गया है, वर्ड्स चेंज कर दिए गए और कुछ ज्यादा खास चीज हुई नहीं है। अब वही सेम चीज तो पूछिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। ओके, यही चीज तो अभी हम पढ़ के आए कि रोल ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो कैसे करती है, वही चीज जो उधर बताई वो इधर बता देंगे। ओके, वही सेम आंसर। आई होप सो कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, वही सेम हमारे ये पॉइंट्स है, तो अब मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी, आप लोगों को मैंने इसके पहले समझा ही दिया है, तो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर आता है ब्रिंग आउट द नीड फॉर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पर्सन। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की क्या जरूरत है एक पर्सन के लिए, ये हमें बताना है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स की, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है वो आपको हायर कर लेता है और फिर उसके बाद में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, या फिर आप काम करते रहते हो तो काम करने के साथ साथ में जो सुपरवाइजर होता है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी स्किल्स और ज्यादा अच्छे से एनहांस हो जाती है और आप और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हो। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज बीन हाईलाइटेड इन दी following points. On the job training is the most common method to train freshers or new employees. जो कोई new employees आ रहा है या कोई freshers आ रहे हैं, freshers का मतलब कि जो कि unexperienced लोग हैं, जिन्होंने कहीं पर भी काम नहीं किया है। जैसे कि आप लोग अगर आप लोग कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, एट प्रेजेंट आप सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडीज कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप अगर किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप उसके लिए क्या हो, फ्रेशर हो। ठीक है, तो फ्रेशर और न्यू एम्प्लॉइज के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है, या बहुत मोस्ट कॉमन मेथड हम बोल सकते हैं। तो ये क्यों किया गया, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि जो न्यू लोग आ रहे हैं कंपनी में उन्हें जो है कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है वो आराम से सीख सके और डिजायर्ड लेवल पे जो है वर्क कर दे वो। इसलिए ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये जरूरी हो जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स द ट्रेनी टू एक्वायर द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स साइमल्टेनियसली। ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग है ये क्या कर रहा है, एक जो ट्रेनी है उसको थ्योरेटिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों जो है वो दे रहा है। ठीक है, मतलब कि आप थ्योरी तो जो पढ़ के आए हो वो भी ठीक है, उसी के साथ साथ में प्रैक्टिकली भी आप समझो चीजों को कि कैसे किया जाता है, और एक कंपनी जो है वो डिजायर्ड वे में उसे जो है उसे डिजायर्ड वे में जो है उसका वर्क मिल जाए, इसके लिए वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। ओके, it enables the person to absorb values, norms and standard of the organization within the organization because employees sees them in everyday action। ठीक है, तो ये जो भी values, जो भी norms, जो भी rules regulations एक organization के होते हैं वो एक न्यू पर्सन को सिखाने के लिए जो है ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सो आई होप कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। As it is done under the supervision of the skilled or experienced worker, the trainee can learn from experiences of a supervisor। अब ट्रेनी कौन है, जिसे ट्रेनिंग मिल रही है, और ट्रेनर कौन है, जो ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, तो जब एक जो ट्रेनी है उसे कोई ना कोई ट्रेनिंग देगा ही, मतलब कि कोई उसे सुपरवाइज करेगा, तो एक जो ट्रेनी है वो उस सुपरवाइजर के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकता है, वो उस सुपरवाइजर के काम करने के तरीके से भी अपनी जो स्किल्स है उसे डेवलप्ड कर पाता है। ओके, it is a cost efficient method as the benefits accruing in terms of higher productivity outweigh the expenditure on such training। ये जो पर्टिकुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये एक कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, मतलब कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो एक कॉस्ट बढ़ा नहीं रही है, बल्कि कॉस्ट को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। पैसा अगर लगा रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जा रहा है ऐसी ट्रेनिंग्स में। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज इन ट्रेनिंग्स की हेल्प से जो एक पर्सन है उसे पहले ही सिखा दिया कि कैसे काम करना है। ओके, तो अब वो जो है डिजायर्ड वे में वर्क करेगा,
कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, तो अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसलिए ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स है ये प्रेफर की जाती है बाय ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि जो भी न्यू पर्सन आ रहा है वो पहले अच्छे से समझ ले, अच्छे से सीख ले कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क किया जाता है, एंड देन उसके बाद में वो जो है एक फाइनल वर्क फील्ड में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, इकोनॉमी जो है वो ग्रो कब करेगी? जब आपकी कंट्री में अच्छे लोग होंगे, मतलब कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा। ओके, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो वो जो है न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, न्यू इनोवेशंस करेंगे, तो और इन इनोवेशंस की हेल्प से जो आपकी कंट्री है वो ग्रो करेगी। ओके, अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी की ग्रो का भी हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है इसलिए भी हमें अच्छा ह्यूमन कैपिटल मिल रहा है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो ये ज्यादा बेटर इसका रिलेशनशिप होता है कि गुड ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करवा सकता है। मतलब कि अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका ह्यूमन कैपिटल रेज हो रहा है तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रेज होगी। अगर हम ज्यादा इसे बिल्कुल इस वे में बोले तो ये होगा, बट हमने ये भी पढ़ा है कि इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ट्रेस करना भी मुश्किल है, तो ये दोनों चीजों को हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वैसे अगर हम देखें तो ज्यादा क्या हो जाएगा कि आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, इंक्रीजेस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब देखो ह्यूमन कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल अगर दोनों एक साथ में प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। राइट, तो इस चीज से क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो ये एक रिलेशनशिप हम बता रहे हैं दोनों के बीच में। फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ मशीन्स, प्रोडक्शन प्लांट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। फिजिकल कैपिटल क्या है, प्रोड्यूस्ड मींस मतलब कि जो हम लोगों ने बनाए, जो मशीनरीज है, बिल्डिंग्स है, ये एक ह्यूमन ने बनाया है, उसे बनाया गया है, वो अपने आप जो है वो बॉर्न नहीं हुआ है, तो वो उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल। जैसे कि एग्जाम्पल ये पेन, ओके, ये बनाया गया है, ये खुद अपने आप नहीं बना है, तो ये एक फिजिकल चीज हो गई जिसे हम देख सकते हैं वो फिजिकल है। और कैपिटल किसे बोलेंगे, जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो फिजिकल कैपिटल नहीं है, वो फाइनल गुड्स हो गए। उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जिन इनपुट्स की यूज किया हमने वो फिजिकल कैपिटल होते हैं। ठीक है, the skilled workers handle the productive assets in such a manner that these not only enhances their productivity but also leads to an efficient utilization of physical capital। ठीक है, जो skilled workers होंगे मतलब कि जो good human capital होंगे वो productive assets को इस वे में यूज करेंगे जिससे कि productivity भी increase हो और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी किया जाए। मतलब कि इन शॉर्ट कोई भी काइंड ऑफ वेस्टेज ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। When the productivity increases, the pace of growth is automatically accelerated। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो ग्रोथ है वो होगी कंट्री की। राइट, जो इकोनॉमी वो ग्रो करेगी। हम लोग जो है अगर नेशनल इनकम या जीडीपी के अकॉर्डिंग निकालें कि आपकी क्या पर्टिकुलर आपकी कंट्री की ग्रोथ अगर हम नेशनल इनकम या जीडीपी के थ्रू फाइंड आउट करना चाहें तो नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों जो है वो आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही जो वैल्यू बताती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कब इंक्रीज होगी, जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी मतलब कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, innovation of skills, an educated person is more productive and skillful,
he has the potential to develop new skills and innovate new techniques that can be more efficient and productive. Greater the number of skilled and trained personnel, greater will be the probabilities of innovation. ठीक है, अब innovation की help से भी क्या होगा, innovation की help से भी जो productivity है वो increase होगी. Innovation किस चीज का, new skills लेकर आई गई, new techniques लेकर आई गई, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही हो अल्टीमेटली. तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी. सो इनोवेशन ऑफ स्किल्स कैसे आएगा, एक पर्सन जब एक गुड ह्यूमन कैपिटल होगा. ओके, अगर एक पर्सन जो है वो अगर एक ह्यूमन कैपिटल है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हर एक जो आपकी कंट्री में रिसाइड कर रहा है पर्सन, हर एक जो इंसान रिसाइड कर रहा है वो ह्यूमन कैपिटल हो, नहीं. जो लोग एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी कंट्री की ग्रोथ में, हम उसे ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे. ओके, जो लोग ह्यूमन कैपिटल जो है होते हैं वो, उसका मतलब हम लोगों ने समझा था, ह्यूमन कैपिटल वो है कि अगर एक पर्सन पर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसका रिटर्न जो है वो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में मिले. ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल. तो अगर गुड ह्यूमन कैपिटल होगा तो इनोवेशंस लेकर आएंगे, इनोवेशंस की हेल्प से जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो होगी. ओके, हाई पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्वालिटी. एक पर्सन जो है वो एजुकेटेड है, एक पर्सन जो है वो हेल्दी है, एक पर्सन मतलब कि एक गुड ह्यूमन कैपिटल है, तो अब वो भी काम कर रहा है. मतलब कि जब ज्यादा लोग, अगर हम एक लार्ज सेक्शन पर देखें या लार्ज सेक्टर पर देखें, ये चीज हो रही हो अगर, तो वो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट मीन्स कि वो ज्यादा वर्क में आ रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी जो कंट्री की ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी. ठीक है, और उसी के साथ साथ में इक्वालिटी भी मेंटेन होगी. जब लोगों का पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा होगा तो उनकी जो इनकम है वो रेज होगी. तो इनकम रेज होगी तो अब जो पुअर है वो पुअर नहीं रहा, अब उसकी इनकम रेज होने की वजह से वो भी आपकी जो लाइमलाइट है उसमें आ सकता है, और अल्टीमेटली जो डिफरेंस है बिटवीन अल्ट्रा रिच एंड अल्ट्रा पुअर वो कम होगा थोड़ा. ओके, so human capital endowed with higher technical skills and innovating powers is more productive and efficient. This increases the participation of more people in the process of economic growth and development. ठीक है, ये जो है participation उसने बढ़ाया है economic growth और development में. Higher the participation rate, higher is the degree of social and economic equality across the country. ठीक है, I hope so कि आप लोगों को ये clear हो गया होगा. जो मैंने बताया बस वही यहाँ पर written था. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन था इससे क्या समझ में आया, ये तीनों पॉइंट्स है कि जब आपकी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रेज होगी. ठीक है, लास्ट में आपको एक पॉइंट लिखना है, लास्ट में लिखो या स्टार्टिंग में लिखो, कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन एक कंक्लूडिंग पॉइंट हमें जरूर लिखना है कि जो अगर गुड ह्यूमन कैपिटल है तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी. ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़े वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. विद दिस हमारा जो पार्ट 4 था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वो कंप्लीट हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम अपना पार्ट 5, और हमारा ये पार्ट 5 जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का. आई होप सो कि इतने क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.